प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है लेखक हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते। तो लेखक प्रेमचंद का एक चित्र देख रहे थे, तो उस चित्र को देखते हुए लेखक कहते हैं कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे हुए जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। तो लेखक कहते हैं कि फोटो में जो प्रेमचंद दिख रहे हैं उसके प्रति लेखक कहते हैं कि यह कैसे व्यक्ति हैं जो खुद तो फोटो फटे हुए जूते पहनकर खिंचा रहे हैं पर किसी और पर भी उनके चेहरे पर व्यंग मुस्कान है। तो लेखक कहते हैं कि फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, या फिर अगर ठीक जूते नहीं थे तो फोटो ही न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। अब लेखक अनुमान लगाने लगे कि शायद प्रेमचंद इसलिए फ़ोटो खिंचवाए होंगे कि शायद उनकी पत्नी का आग्रह रहा हो और उन्होंने कहा हो कि अच्छा भाई चल कहकर बैठ गए होंगे। मगर प्रेमचंद की इस फोटो में यह उनकी जो गरीबी दिख रही थी उसको देखकर लेखक कहते हैं कि मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि एक आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता नहीं है, कि ऐसे इतने बड़े महान लेखक प्रेमचंद के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी अच्छा जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश अर्थात तुम्हारे मन के दुख को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तो लेखक प्रेमचंद की ऐसी दशा देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ और ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे कि उनकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, लेकिन प्रेमचंद की आंखों से में जो तीखा दर्द भरा व्यंग दिखाई दे रहा था वह लेखक को एकदम रोक दे रहा था। तो फोटो को देखते हुए, उस चित्र को देखते हुए लेखक कहते हैं, प्रेमचंद के प्रति कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अगर समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। तो लेखक ये इसके माध्यम से यह कहते हैं कि प्रेमचंद दिखावा करने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। तो यदि वह दिखावा करने वाले व्यक्ति होते तो किसी और से भी फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग सकते थे। अन्य लोग क्या करते हैं कि लोग तो मांगे के कोट से, यानी कोट दूसरों से मांग कर वर दिखाई करते हैं अर्थात दूल्हे को विवाह करने के लिए दिखाते हैं, वर को दिखाते हैं दूल्हे को, और मांगे की मोटर से यानी दूसरों से मोटर मांग करके उसमें बारात निकालते हैं। और यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते थे। यानी इस तरह से दूसरों के सामने अपनी जो दिखावे की प्रवृत्ति है उसको वो बिल्कुल भी व्यक्त नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह प्रेमचंद दिखावा करने वाले लोगों में से नहीं थे। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं दूसरों, ताकि जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए। अब गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो खुशबू देती है कि अर्थात बुरे से बुरा आदमी भी फोटो में अच्छा बनना चाहता है। अंदर से चाहे उसके अंदर कितनी भी लोगों के अंदर बुराइयां हों, लेकिन बाहर से वह अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन प्रेमचंद उन व्यक्तियों में से नहीं थे। फिर लेखक ने कहा कि टोपी तो 8 आने में मिल जाती है, 8 आने अर्थात 50 पैसे में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। यानी प्रेमचंद के समय में 5 रुपए, जूते की कीमत भी 5 रुपए के आसपास रही होगी। अब जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब जूता जो पाँव में पहना जाता है और टोपी सिर में पहनी जाती है जिसका स्थान ऊपर है, और जूता पैर में पहना जाता है जिसका स्थान निम्न है। लेकिन स्थिति यह है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है, यानी जो लोग अयोग्य हैं उनका ध्यान, उनके प्रति लोगों का ध्यान ज़्यादा हो गया है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं, अर्थात एक जूता अर्थात अयोग्य व्यक्ति। तो एक अयोग्य व्यक्ति के सामने 2500 योग्य व्यक्तियों को भी सिर झुकाना पड़ता है।
तो फिर लेखक कहते हैं कि तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, यानी योग्यता होते हुए भी उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से लेखक को पहले कभी नहीं चुभी थी जितनी कि आज चुभ रही थी। वह इसलिए कि जब वो उनका प्रेमचंद का फटा हुआ जूता देख रहे थे तो लेखक को जो है यह विडंबना यानी यह जो प्रेमचंद की स्थिति थी वह उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा रही थी। फिर लेखक कहते हैं कि तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक यानी युग को बदलने वाले न जाने क्या क्या कहलाते थे। तो प्रेमचंद महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट उनको कहा जाता था, युग प्रवर्तक कहा जाता था, लेकिन फोटो में भी उनका जूता फटा हुआ है। फोटो में भी प्रेमचंद की गरीबी दिखाई दे रही थी। अब लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, कि मेरी आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। ये ऊपर से तो अच्छा दिखता है, ऊपर ऊपर से आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब लेखक स्वीकार करते हैं कि उनकी भी आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि लेखक अब स्वीकार करते हैं कि वह दिखावे भरी जिंदगी जी रहे हैं, दूसरों के सामने अपनी गरीबी को नहीं दिखाना चाहते। लेकिन वह प्रेमचंद के लिए कहते हैं कि तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। पांव सुरक्षित है अर्थात आत्मसम्मान जो है प्रेमचंद का बना हुआ था। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। मेरी अंगुली तो ढकी हुई है, मेरी दुर्दशा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लेखक यह स्वीकार करते हैं कि अंदर ही अंदर वह आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कि प्रेमचंद जो है कुछ भी छिपाना वो स्वीकार नहीं करते थे, और लेखक तथा अन्य लोग पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, अर्थात वे दिखावा वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो लेखक इस बात को स्वीकार करते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, मैं फटा जूता कभी भी इस तरह से ठाठ से नहीं पहन सकता, और यदि फ़ोटो खिंचानी हो तो ज़िंदगी भर भी इस तरह से ना खिंचाऊं, चाहे भले कोई मेरी जीवनी बिना फ़ोटो की ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, इन मेरे हौसले को कमज़ोर कर देती है। अब इसका क्या मतलब है? यह कौन सी मुस्कान है? यह प्रेमचंद के चेहरे पर यह कौन सी व्यंग भरी मुस्कान उनके चित्र में दिखाई दे रही है? तो लेखक कहते हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया? अब होरी का गोदान यह प्रेमचंद के द्वारा रचित उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, और होरी उसका एक पात्र है। तो वही कहते हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? अब ये पूस की रात भी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। तो उसी का जिक्र करते हैं कि क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू किसान का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? अब ये उनके द्वारा रचित मंत्र कहानी का यह भाग है कि क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। अब ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कफन एक चर्चित कहानी है। तो मुझे नहीं लगता कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। अब वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, और कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक, कि जनता की जो आम जनता की समस्याओं को अपनी लेखन अपनी कथा साहित्य में स्थान देने वाले प्रेमचंद, अब तुम्हारा यह जूता कैसे फट गया? अब लेखक यह बार बार चित्र को देखकर, प्रेमचंद के चित्र को देखकर यह प्रश्न करते हैं।
तो यह था पाठ का अंश। आशा है इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ का आगे का अंश हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।